नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। बात करते हैं पहले वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में जल जीवन मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री धन योजना, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एनसीईआरटी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन तथा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र आया है, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो आप स्लाइड्स को पढ़ के इनके बारे में जान सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे के साथ टेलीफोन पर बात की। उन्होंने 2018 में अपनी रवांडा यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उसके अलावा रवांडा के राष्ट्रपति ने श्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत से उपहार में मिली 200 गायों का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्मरण किया। उन्होंने कहा कि इन गायों से बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है और पशुपालकों की आमदनी भी बढ़ी है। भारत और रवांडा के नेताओं ने कोविड-19 महामारी से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की। वे संकट के इस दौर में एक दूसरे के प्रवासी नागरिकों को हर संभव सहायता देने को राजी हुए। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से निपटने के रवांडा के प्रयासों में भारत के लगातार सहयोग और चिकित्सा सहायता का आश्वासन दिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2020-21 में झारखंड में जल जीवन मिशन पर अमल के लिए 572 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राज्य में 2023-24 तक 100% परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की योजना बनाई गई है। झारखंड में 54 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 4,37,000 के पास ही पाइपों के जरिए पानी की सुविधा उपलब्ध है और 2019-20 में 98,000 परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया गया और 2020-21 में झारखंड में 12 लाख परिवारों को पाइपलाइनों से पानी उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 ब्लॉकों और 4700 गांवों में सभी परिवारों को पाइपलाइनों से जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने की योजना बनाई गई है। झारखंड में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या जो है वो 19 है और राज्य को सलाह दी गई है कि वह योजना बनाते समय इन जिलों को प्राथमिकता दे। वैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अधिकता वाले गांव, पानी की किल्लत वाले इलाकों और सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों पर भी विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने जून माह के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 500 रुपए का जो वितरण था उसको कल से आरंभ कर दिया है। हमने कल की वीडियो में भी इसको कवर किया था। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तीसरी किस्त होगी। वित्तीय सेवाओं के विभाग ने कहा कि लाभार्थी 10 जून के बाद किसी भी दिन अपने खाते से ये राशि निकाल सकते हैं। यह अमाउंट जो होगा वो 5-9 जून के बीच में उनके खातों में भेजा जाएगा। इस राहत पैकेज की किस्त थी उसके रूप में 10,029 करोड़ रुपए 20 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों में डाले गए थे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो थी उसके तहत 10,315 करोड़ रुपए 20 करोड़ 62 लाख जनधन खातों में भेजे गए थे। 1,17,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने में लोगों की मदद के लिए मुफ्त अनाज और नगद सहायता उपलब्ध करा रही है। तो ये जो अभी 500 रुपए जो भेजे जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिजली मंत्री आरके सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #ICommit इस अभियान की शुरुआत की। भविष्य में ऊर्जा कुशलता, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली बनाने के लिए सभी पक्षों से आह्वान किया गया है। यह अभियान एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड उसने सरकारों, कंपनियों, बहुस्तरीय और द्विस्तरीय संगठनों, विशेषज्ञों और व्यक्ति विशेषों को एकजुट करने के लिए शुरू किया है। इस संबंध में श्री सिंह ने कहा कि देश में ऊर्जा से संबंधित पूरी श्रृंखला में बदलाव का प्रयास किया जा रहा है और इससे पूरे देश में 24 घंटे बिजली उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राजमार्गों पर होने वाली मनुष्यों और पशुओं की मौत को रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हुए श्री गडकरी ने लोगों को सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी और निरंतरता जो है वो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देश भर में 5,000 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये हॉटस्पॉट माने जा सकते हैं उन जगहों को। दुर्घटना के कारणों को दूर करने के लिए अस्थायी और स्थायी उपाय जो है तात्कालिक आधार पर किए जा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। खेल मंत्रालय ने अपने कार्यक्रम फिट इंडिया के लिए
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के साथ हाथ मिलाया है। इसके जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत देश के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्म श्रृंखला बनाई जाएगी। तो एक फिल्म सीरीज बनाने की प्लानिंग है अभी। इस श्रृंखला का उद्देश्य न केवल स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है, बल्कि इन खेलों से जुड़ी संस्कृति और धरोहर का संरक्षण करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य युवाओं के बीच विभिन्न राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों और अध्यापकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक हैंडबुक जारी की जिसका नाम था सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ऑनलाइन पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 की स्थिति में ऑनलाइन और डिस्टेंट एजुकेशन का चलन बढ़ा है और अध्यापक छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है और एनसीईआरटी वो बच्चों और अध्यापकों को सुरक्षित ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बात करते हैं यूपीएससी की। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनका जो पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं वो 20 जुलाई से दोबारा शुरू होगा। यूपीएससी ने कल एक विशेष बैठक की जिसमें कोविड-19 की वजह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है। यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो एक रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया है यूपीएससी द्वारा। 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के जो उम्मीदवार इंटरव्यू नहीं दे पाए थे उनके इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होंगे और हर एक उम्मीदवार को इसके लिए अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके अलावा जो ईपीएफओ में प्रवर्तन अधिकारी और लेखा अधिकारी के पदों के लिए 4 अक्टूबर 2020 को जो परीक्षा थी पहले उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इसकी नई तारीखों की घोषणा जो होगी वो यूपीएससी की वेबसाइट पर 2021 के कैलेंडर में प्रकाशित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे वरिष्ठ नागरिक राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। 1999 बैच के आईएफएस के अधिकारी श्री राहुल श्रीवास्तव जो है वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का रुख जो होगा वो सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों से निर्देशित होगा। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत यूएनएससी में अपने नए कार्यकाल में सुधारों के साथ बहुआयामी प्रणाली के साथ के लिए नया दृष्टिकोण अपनाएगा। डॉक्टर जयशंकर कल यूएनएससी में निर्वाचित पद सुरक्षित करने के लिए भारत के प्रचार के लिए उसकी प्राथमिकताओं की रूपरेखा वाली पुस्तिका जो थी उसको जारी करने के अवसर पर बोल रहे थे। तो अभी एक सीट वैकेंट हुई है और अपने अपने प्रचार के लिए देशों को आना होता तो भारत इसमें एक दावेदार है और काफी उम्मीद है कि हम इसमें निर्वाचित होंगे। इसका होना वो इस महीने की 17 तारीख को होना है और एशिया प्रशांत समूह का एकमात्र स्वीकृत उम्मीदवार होने के कारण भारत की उम्मीदवारी की सफलता की प्रबल संभावनाएं हैं। तो उम्मीद है कि हम यूएनएससी के एक जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं उसमें वो बनने में कामयाब होंगे। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश भर में कोविड-19 से इन्फेक्टेड जो रोगियों की स्वस्थ होने की जो दर है वो 48.27% तक पहुंच गई है। उसके अलावा 1,09,462 लोग ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 5,355 लोग जो वो ठीक हुए। बात करते हैं जगन्नाथ यात्रा की। भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध स्नान यात्रा कल से पुरी में शुरू हुई। इसका आयोजन हिंदू पंचांग के ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों को मंदिर के स्नान मंडप पर लाया जाता है। इसके बाद इन विग्रहों को 108 पात्रों में परंपरा के अनुसार शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाता है। शाम के समय स्नान कार्यक्रम के संपन्न होने पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को भगवान गणेश का गजवेश पहनाया जाता है। परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए राज्य वैद्य की देखरेख में एकांत में रखा जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं को उनके दर्शन करने की इजाजत नहीं होती और उनके 3 पटचित्रों को दर्शन के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आयुर्वेदिक उपचार के बाद भगवान एक पखवाड़े में स्वस्थ हो जाते हैं। इस साल कोरोना आपदा की वजह से इस समारोह में को बिना श्रद्धालुओं की उपस्थिति के मनाया जा रहा है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के तहत ओमान में फंसे 166 भारतीय नागरिक कल बिहार के गया पहुंचे। सभी यात्री राज्य के विभिन्न भागों में हैं। इन सभी को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बोध गया के विभिन्न होटलों में 7 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया। इस बीच कुवैत से लौटे 300 यात्री की क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद होटल से उनको उनके घर भेज दिया गया है। बात करते हैं मॉनसून की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि अगले 2 दिन के दौरान मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल और संपूर्ण दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में
साउथ वेस्ट मानसून जो है उसके आगे बढ़ने की अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम दबाव के कारण पश्चिम हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान के में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में भारी बरसात का अनुमान व्यक्त किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी तट के और गुजरात, भीतरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 4 से 5 दिन के दौरान छिटपुट बरसात होने की संभावना है, यानी थोड़ी बहुत बरसात यहां पर होगी। केरल, कोंकण, गोवा में अगले 3 दिन के दौरान तथा तटीय कर्नाटक में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। कल और आज चंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र नहीं बोलते इसको, इस उपछाया चंद्र ग्रहण की शुरुआत जो थी 5 जून की रात 11:16 पर हुई और ये 6 जून को सुबह करीब 2:32 तक चला। इससे पहले इसी साल 10 जनवरी को भी उपछाया चंद्र ग्रहण लगा था। ये थोड़ा सा ऐसा चंद्र ग्रहण होता है जिसमें हम ज्यादा उसको नोटिस नहीं कर पाते। और कल जो लगा था चंद्र ग्रहण, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन लगा, इसी श्रेणी का चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण तब माना जाता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और धरती की पूर्ण या आंशिक छाया चांद पर पड़ती है। इससे जो चांद का जो बिंब होता है वो काला पड़ जाता है और इसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। तो उपछाया चंद्र ग्रहण एक कैटेगरी है जिसमें हम ज्यादा नोटिस नहीं कर पाते उसको। दोस्तों आज की खबर है, आज बात करते हैं इसके स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 6 जून है। 6 जून 1882 को अमेरिका के हेनरी डब्ल्यू सीले उन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आयरन का पेटेंट प्राप्त किया गया। 6 जून 1903 के दिन महात्मा गांधी द्वारा उनकी मंथली मैगजीन इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की गई थी। 6 जून 1930 को पहली बार फ्रोजन फूड को रिटेल स्टोर्स में बेचा गया। अमेरिका के क्लेरेंस बर्ड से जो थे उनको आधुनिक फ्रोजन फूड इंडस्ट्री का जनक माना जाता है। उसके अलावा 6 जून 1944 को ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के साथ डी डे की शुरुआत हुई। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक महत्वपूर्ण दिन था जिसमें जो हमारी अलाइड फोर्सेज थी उन्होंने जो एक्सिस फोर्सेज थे उन पे हमला किया था। इस दिन अलाइड फोर्सेज के 1,56,000 सैनिक जो थे वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान फ्रांस के नॉर्मैंडी में उतरे थे। 6 जून 1949 को ओरपिन चायकन थाईलैंड की संसद हेतु निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी थी। 6 जून 1961 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना मुंबई में हुई। 6 जून 1997 को बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बिस्टेक उस समय बोला जाता था, उस नाम की एक सब रीजनल ग्रुपिंग की शुरुआत थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। वर्तमान में इसको हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं और इसका जो मुख्य सचिवालय है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। 6 जून 1999 को टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम डबल्स का टाइटल जीता था। 6 जून 2004 को भारतीय संसद के एक ज्वाइंट सेशन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा तमिल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया। उसके अलावा 6 जून 1901 को इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति हुआ। तो दोस्तों ये खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।